स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और पिछली वीडियोज़ में आपको 3 खाने वाली रोकड़ बही बनाने के नियम सिखाए थे और उसके बाद एक 3 खाने वाली रोकड़ बही बना कर के भी सिखाई थी। और एक वीडियो फिर मैं 3 खाने वाली रोकड़ बही की बना रहा हूँ, उसको आप लोग देखें और उसको देख कर के सीखें। आसानी से उसको सीख सकते हैं, लेकिन सीख जब भी पाएंगे जब आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखेंगे। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, वीडियो को बीच में स्किप कर जाएंगे यानी वीडियो को छोड़ देंगे या आगे बढ़ जाएंगे, तो वीडियो पूरी नहीं देख पाएंगे। जब पूरी देखेंगे नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब जब भी करें जब आपको लगे कि आप चैनल आपके काम का है तब, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। 3 खाने वाली रोकड़ बही, जिसे बैंक खाने वाली रोकड़ बही भी कहा जाता है। पूरा नाम इसका डिस्काउंट कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक भी है। तो शुरू करते हैं। आज ये क्वेश्चन है हमारे पास 3 खाने वाली रोकड़ बही का। जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, नीचे दिए हुए लेन देनों को छूट रोकड़ तथा बैंक खाने वाली रोकड़ बही में लिखिए। ये यहाँ से हमारे पास लेन देन शुरू हो रहे हैं। जो भी लेन देन है सब लिखे हुए हैं। और 25 तारीख के बाद आगे के जो लेन देन है वो अगले पेज पर लिखे हुए हैं। ये इस तरह से ये पूरे हमारे लेन देन हैं। और 31 तारीख में कई सारे इसमें लेन देन हैं। इन सबको हमें 3 खाने वाली रोकड़ बही में लिखना है। रोकड़ बही को शुरू करने से पहले हमें इसका प्रोफॉर्मा अच्छे से मालूम होना चाहिए। प्रोफॉर्मा आपको पिछली वीडियो में भी समझा दिया गया था। और इसको बनाने के चेक संबंधी कुछ लेन देन थे। वो लेन देन आप लोगों को कल पिछली वीडियो में सिखा दिए थे, बता दिए, समझा दिए। जो ये हमारे पास रूल्स थे, ये रूल्स आपके अपने पास नोट होने चाहिए। पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि इन रूल्स के आधार पर ही 3 खाने वाली रोकड़ बही को बनाया जा सकता है। ये 5 नियम इस पेज पे हो गए। बाकी बचे हुए जो नियम हैं वो हमारे पास ये हैं। ये सबके पास, ये जब तक याद नहीं होंगे, नोट नहीं किए हुए होंगे, इनको किया नहीं जा सकता। इसलिए ये याद होना बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पर सब कुछ होना है। तो शुरू करते हैं 3 खाने वाली रोकड़ बही में अब लेखा करना। तो जब इसको करें तो आमने सामने के पेज खोलें। बाएं पेज पर डेबिट पक्ष और दाएं पेज पर क्रेडिट पक्ष बनाना है। तो देखें, सबसे पहला जो लेन देन है वो लिखा है 1 जनवरी है। चंद्रिका प्रसाद ने नगद पूंजी से व्यापार आरंभ किया। ये उसी तरह लेखा होना है जैसे साधारण रोकड़ बही में 2 खाने वाली रोकड़ बही वगैरह में किया था। इसके लिए हम चंद्रिका प्रसाद तो ये मालिक है, इसका नाम कहीं नहीं लिखा जाएगा। लेखा हम करेंगे जनवरी 1। डेबिट पक्ष में 2 लिखना जरूरी होता है और ये कैपिटल के नाम से यहाँ लिखा जाएगा 2 कैपिटल अकाउंट। और 20,000 रुपये से शुरू किया गया था, तो 20,000 रुपये हम कैश के कॉलम में लिख देंगे। 20,000। अगला लेन देन है चालू खाते में जमा किए। और नियम आपको लिखाया था कि बैंक में नगद रुपए जब बैंक में जमा किए जाते हैं तो उसका लेखा दोनों पक्षों में होता है। और दोनों पक्षों में जब इसका लेखा होगा
तो डेबिट पक्ष में पहले लेखा करते हैं जनवरी 3 और यहाँ लिखा जाता है टू कैश अकाउंट और दोनों पक्षों में लेखा किया जाएगा तो LF के खाने में C लिखेंगे। अब यहाँ कैश अकाउंट लिखा है तो रुपए बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा और रुपए इसके 19,000 हैं तो वो 19,000 रुपये ये लिख दिए गए और इसका लेखा भी ये पूरा नहीं हुआ है। क्रेडिट पक्ष में भी इसका लेखा किया जाएगा तो क्रेडिट पक्ष में भी हम पहले डेट डालेंगे जनवरी 3। इधर 22 लिखना जरूरी होता है 22 बैंक अकाउंट LF में C। अब यहाँ बैंक लिखा है तो रुपए कैश के खाने में लिखा जाएगा वही 19,000 रुपये। अब ये लेखा पूरा हो गया और अगला लेखा हम देखेंगे। लिखा है कीर्ति एंड कंपनी, ये है कीर्ति एंड कंपनी से चेक द्वारा भुगतान मिला। कीर्ति एंड कंपनी, यहाँ पर से शब्द और है लिखने से रह गया है। कीर्ति एंड कंपनी से चेक द्वारा भुगतान मिला। जब चेक द्वारा भुगतान मिला है तो नियम लिखाया है, उस नियम में आप देखें चाहे नगद भुगतान मिले चाहे चेक द्वारा मिले, डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा जनवरी 4 टू जिस व्यक्ति से चेक मिला उसका नाम लिख दिया जाएगा कीर्ति एंड कंपनी अकाउंट और रकम इसकी कैश के ही खाने में लिखी जाती है। 600 रुपये जो दे रखा है वो कैश के खाने में ही लिखा जाएगा क्योंकि ये चेक कार्यालय में रख लिया गया है। रूल्स आप देखें तो उसके अनुसार यही लिखा होगा। आगे है 7 तारीख में कीर्ति एंड कंपनी का चेक बैंक में जमा कर दिया। यानी जो 4 तारीख में चेक मिला था वो 7 तारीख में यानी कई दिन या अगले दिन या कई दिन के बाद जमा हो रहा है तो जमा करने का लेखा दोनों पक्षों में होता है जनवरी 7 टू जमा करने का लेखा जैसा भी पहले किया था कैश अकाउंट LF के खाने में C या कैश लिखा था तो रुपए बैंक के खाने में। यही 600 रुपये के चेक की बात यहाँ चल रही है। 600 रुपये ये लेखा क्रेडिट पक्ष में भी जाएगा 7 जनवरी 22 बैंक अकाउंट LF में C और अब यहाँ बैंक लिखा हुआ था तो रुपए बैंक के खाने में आएंगे, कैश के खाने में आएंगे 600। इसके बाद अगला लेन देन है 10 तारीख में रतन कंपनी को चेक द्वारा भुगतान किया। जब भुगतान किया है तो कैश जा रही है, यानी कि भुगतान हमेशा क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाता है। दूसरे व्यक्ति को जब भुगतान दिया जाता है तो क्रेडिट पक्ष में लेखा करेंगे। तारीख जिसकी दी है 10 बाई, ये भुगतान दिया है रतन कंपनी को तो नाम लिख दिया जाएगा बाई रतन कंपनी अकाउंट। और चेक द्वारा भुगतान दिया है तो रकम बैंक के खाने में लिखी जाएगी 330 रुपये। अगर नगद भुगतान होता तो कैश में लिखा जाता। और इसमें छूट भी दी गई है 20 रुपये की, तो 20 रुपये डिस्काउंट के कॉलम में लिख दिया जाएगा। अगला लेन देन है 12 तारीख में त्रिपाठी एंड कंपनी ने उसके बैंक खाते में जमा किए। तो त्रिपाठी एंड कंपनी ये बाहर की कंपनी है, इसने सीधे सीधे बैंक खाते में रुपए जमा कर दिए तो ये रुपए हमारे पास आ गए। तारीख है 12, तो हम डेबिट पक्ष में इसको लिखेंगे रुपए आए हैं तो, और किससे आए हैं त्रिपाठी एंड कंपनी से रुपए आए हैं और सीधे बैंक
मैंने जमा कर दिए इसलिए बैंक खाते में रुपए लिखे जाएंगे। 475 रुपये दिया है तो 475 रुपये ये लिख दिया जाएगा। अगला लेन देन है वारसी से उसे चेक मिला। उसे कैसा है हम अपने आप को मान लें। वारसी से हमें चेक मिला तो ये भी डेबिट पक्ष में आएगा। तारीख है 15/2। वारसी एक व्यक्ति का नाम है इसलिए इस पे अकाउंट नहीं लिखा है। अब चेक मिला है इसके लिए नियम लिखाया है, चाहे नगद मिले चाहे चेक द्वारा मिले, और लेखा इसका डेबिट पक्ष में रकम कैश के खाने में लिखी जाती है क्योंकि ये चेक भी कार्यालय में रख लिया गया है 450 रुपये। तो ये 450 रुपये ये लिख दिया गया। इसके बाद अगला है 20 तारीख में नगद बिक्री में। अब बिक्री है तो डेबिट पक्ष में ही आएगी। नगद बिक्री में 75 रुपये नगद और 100 रुपये का चेक मिला है। देखो दोनों चीज़ें, नगद भी मिल रहा है चेक भी मिल रहा है। तो हम डेबिट पक्ष में इसका लेखा करेंगे। तारीख जो दी है 20 तारीख दे रखी है, डेबिट पक्ष 20/2 सेल्स अकाउंट। अब चाहे नगद मिला हो चाहे चेक द्वारा मिला हो, रुपए कैश के खाने में लिखा जाता है। तो हम कैश के खाने में दोनों जोड़ करके लिख देंगे 175 रुपये। इसके बाद अगला लेन देन है नगद खरीद का चेक द्वारा भुगतान किया। नगद खरीद का चेक द्वारा भुगतान किया। खरीदना और बेचना दो तरह से होता है, उधार और नगद। यहाँ नगद खरीद है, अगर जो देने का माल हमने बेचा उसके बदले हमें कुछ भी मिल जाता है तो वो नगद है। यहाँ चेक मिल गया हमें तो यहाँ हम डेट डालेंगे 27 दे रखी है 27। खरीद है तो वाई, खरीदने को परचेस बोलते हैं, परचेस अकाउंट। तो नगद खरीद का चेक द्वारा भुगतान किया है तो 275 रुपये बैंक के खाने में आ जाएगा। नगद भुगतान होता तो कैश के खाने में आ जाता। अगला लेन देन है फुटकर खर्च हुआ। फुटकर खर्च हुआ, इसमें भी हमारे पास है कैश जाएगी, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। तारीख है 30। पाई फुटकर को बोलते हैं पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट। नगद का खर्च है ये तो कैश के कॉलम में लिखा जाएगा 50। अगला लेन देन है उसने मोहन एंड कंपनी को नगद भुगतान दिया। तो भुगतान किया है, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा 31 बाई मोहन एंड कंपनी। मोहन एंड कंपनी अकाउंट नगद है, कैश में जाएगा 375 रुपये है। 375 रुपये। आगे लिखा है उसने छूट प्राप्त की। तो छूट 35 रुपये है, वो 35 रुपये डिस्काउंट में लिख दिया जाएगा इसी के सामने। अगला लेन देन है 31 में ही कार्यालय का किराया चेक द्वारा दिया। जब कार्यालय का किराया चेक द्वारा दिया है तो ये भी भुगतान है, क्रेडिट पक्ष में ही आएगा। तारीख 31 होगी। वाई कार्यालय का किराया है तो कार्यालय को ऑफिस बोलते हैं, ऑफिस किराए को रेंट बोलते हैं, ऑफिस रेंट अकाउंट। जो 200 रुपये दिया गया है, अब चेक द्वारा दिया गया है तो बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा। नगद होता तो कैश में जाता। अगला लेन देन है कर्मचारियों का वेतन चेक द्वारा दिया। इसमें भी भुगतान हुआ 31 मई। वाई सैलरी अकाउंट चेक द्वारा दिया है तो बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा
300 दिया है, 300। इसके बाद अगला लेन देन है व्यक्तिगत खर्च के लिए चेक द्वारा निकाले, यानी ये आहरण और आहरण हमेशा क्रेडिट पक्ष में आता है। वाई ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि बैंक से खर्च हुआ, ये व्यक्तिगत खर्च के लिए चेक द्वारा निकाले, इसलिए ये भी बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा 250 रुपये। अगला लेन देन है कार्यालय के व्यय के लिए चेक द्वारा निकाले, पर रूल्स लिखाया था कि जब व्यापार या कार्यालय के लिए बैंक से निकाले जाएंगे तो इसका लेखा दोनों पक्षों में होगा और इसका लेखा जमा वाले का उल्टा होता है। तो इसके लिए डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा 2 जमा का। देखो हमारे पास 2 लेखे हैं, दोनों जगह कैश लिखा गया है, लेकिन ये निकाले जा रहे हैं तो यहाँ लिखा जाएगा बैंक। रूल्स में सब लिखाया गया है बैंक अकाउंट, LF में C, और यहाँ बैंक लिखा है तो रुपए कैश के खाने में, और कैश के खाने में जो रुपए लिखे जाएंगे 400 दे रखे थे तो 400 रुपये लेखा अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि क्रेडिट पक्ष में भी लेखा होगा 31 वाई। यह लिखा जाएगा कैश अकाउंट। देखें यहाँ जमा का लिखा बैंक लिखा था तो निकालने पर ये कैश लिखा जाएगा LF के खाने में C, और कैश लिखा है तो रुपये बैंक के खाने में 400 रुपये। इस तरह से ये लिख दिया गया। अगला लेखा है हमारे पास अब लेखन सामग्री के लिए नगद दिए। जब नगद दिए हैं तो गए हैं, इसलिए क्रेडिट पक्ष में आएंगे वाई। लेखन सामग्री को स्टेशनरी अकाउंट बोलते हैं, STY अकाउंट। नगद दिए गए हैं तो कैश के कॉलम में लिखे जाएंगे 25 रुपये हैं, 25। अगला लेन देन है नगद माल खरीदा। जब नगद माल खरीदा तो इसमें कैश जाएगी वाई। परचेस अकाउंट, खरीदने को परचेस बोलते हैं, और ये खरीदा गया 125 तो कैश में ही लिखा जाएगा 125। अगला लेन देन है यशपाल को कमीशन चेक द्वारा चुकाया। जब चेक द्वारा कमीशन चुकाया गया है तो भुगतान किया गया है 31 तारीख में। अब यहाँ पर हम यशपाल लिख दें या कमीशन लिख दें, दोनों में से एक काम लिख सकते हैं। कमीशन लिख दें वाई कमीशन अकाउंट, क्योंकि चेक द्वारा चुकाया है तो रुपए बैंक के कॉलम में जाएंगे। 300 दिया है तो 300 रुपये। अगला लेन देन है राम शरण से कार्यालय के लिए फर्नीचर खरीदा। ये भी चेक द्वारा है। जब चेक द्वारा है तो क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाएगा, क्योंकि भुगतान हो रहा है, कैश जाएगी। तो यहाँ हम फर्नीचर अकाउंट लिख दें या राम शरण लिख दें। तो यहाँ मैं फर्नीचर लिख रहा हूँ वाई फर्नीचर अकाउंट। क्योंकि नगद है इसलिए व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाएगा। चेक द्वारा खरीदा गया था तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा 1575 रुपये। इसके बाद अगला जो लेन देन है वो है रघुवीर एंड कंपनी से कमीशन के लिए चेक प्राप्त किया। चेक प्राप्त किया तो इसका मतलब डेबिट पक्ष में जाएगा, जिसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। तो ये डेबिट पक्ष में ही लिखेंगे
तारीख 31 है टू रघुवीर एंड कंपनी लिख दें या फिर कमीशन लिख दें। रघुवीर एंड कंपनीज अकाउंट, क्योंकि इसी तारीख में प्राप्त किया, इसी तारीख में बैंक में जमा कर दिया, तो रुपए बैंक के कॉलम में लिखे जाएंगे। अगर कार्यालय में रख लिया जाता तो कैश में रखे जाते। और 500 रुपये हैं ये, तो 500 रुपये ये लिख दिया गया। और अगला लेन देन है, उसने केसरी एंड कंपनी से चेक प्राप्त किया है और आगे इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये कार्यालय में रख लिया गया है, केसरी एंड कंपनी। तो प्राप्त हुआ, इसलिए डेबिट पक्ष में ही आएगा। टू केसरी एंड कंपनी अकाउंट, और रुपए हैं 450। तो कैश में लिखे जाएंगे ये 450, क्योंकि ये चेक बैंक में नहीं भेजा गया है अभी, इसलिए कैश में लिखा जाएगा। इसके बाद अब वही प्रक्रिया होगी। कल भी एक पिछली वीडियो में इसको दिखा दिया है, समझा दिया है कि अब बैंक का हम टोटल करेंगे, दोनों पक्षों का जो ज़्यादा होगा वही दोनों तरफ लिखा जाएगा। और उसके लिए हम पहले कॉलम्स को बंद कर लेते हैं। तो इस तरह ये कॉलम्स मैंने बंद कर दिए, एक लाइन यहाँ छोड़ दी है जिससे मैं यहाँ पे लिख सकूं, और ठीक आमने सामने ये कॉलम बंद कर दिए हैं। एक लाइन नीचे बैलेंस BD फॉरवर्ड करने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं इनका टोटल करता हूँ। पहले बैंक का करना है, डेबिट और क्रेडिट दोनों का, जो ज़्यादा होगा वही दोनों तरफ लिखा जाएगा और बैलेंस निकाल दिया जाएगा। फिर इसी तरह कैश का दोनों पक्षों का किया जाएगा, जो ज़्यादा होगा वो दोनों तरफ और जो कम होगा वो घटा करके बैलेंस बच जाएगा। इसमें एक लेखा 25 तारीख का होने से छूट गया है, तो इसको या तो लास्ट में कर दिया जाए या फिर यहाँ मैं इसको कर रहा हूँ, उसने नगद बैंक में जमा किए, इसका दोनों पक्षों में लेखा होगा 25 और यहाँ 2, क्योंकि जमा का लेखा है तो कैश अकाउंट LF के खाने में C लिखा जाएगा, क्योंकि कैश लिखा है तो रुपये बैंक के कॉलम में जाएगा। 1000 है तो ये 1000 रुपये। लेखा पूरा जब होगा, जब इसका लेखा क्रेडिट पक्ष में भी हो जाए, तो 27 है तारीख, 27 से पहले यहाँ पे लेखा होगा ये 25 वाई, यहाँ बैंक अकाउंट LF में C, यहाँ बैंक लिखा है तो रुपये कैश के खाने में जाएगा 1000 रुपये। तो ये यहाँ संशोधन मैंने कर दिया, ये छूट गया था लेखा होने से। अब इसका हम टोटल करेंगे। ये टोटल मैंने कर लिए। बैंक कॉलम का डेबिट पक्ष का टोटल 21,575, जो कि ज़्यादा है। क्रेडिट पक्ष का टोटल 3,630 रुपये, जो कि कम है। जो ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिखा जाता है, कम वाला कहीं नहीं लिखा जाता। लेकिन जिधर कम होता है, जो हम घटा कर लिखते हैं बचा करके, वो कम वाले की तरफ लिख देंगे। घटाएंगे तो ये बचेगा 5, 7 में से 3 घटाया 4, 2.5 इधर दे दी 15, 15 में से 6 घटाया 9, यहाँ 0 रह गया, 2.5 दे दी 10, 10 में से 3 घटाया 7, यहाँ रह गया ये 17,945। और कैश में जो है वो ज़्यादा है 22,075। डेबिट पक्ष का 21,175 कम है, जो कहीं नहीं लिखा जाएगा।
जब घटाएंगे तब बचेगा 0 0 10, 10 में से 1 घटाया 9, यहाँ 1 रह गया, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएगा 0। तो इस तरह से ये हमारे पास में संख्याएँ आई हैं और इनको हम जो ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिखेंगे। पहले हम बैंक कॉलम को लिख रहे हैं और बैंक कॉलम 21,575 ज़्यादा आया है। 21,575 डेबिट का भी लिख के देता हूँ हाथ के हाथ, कैश का 22,075, तो 22,075 ये ज़्यादा है, इसलिए दोनों तरफ लिखा जाएगा, क्रेडिट में भी लिखा जाएगा यही। $22,075 21,575 जो घटा कर के बचा, क्योंकि टोटल क्रेडिट पक्ष का कम है दोनों का, तो यहीं लिखा जाएगा। बैंक का बचा था 17,945 और कैश का बचा था 900 रुपये, 900 रुपये ये लिख दिया गया। और ये बचा है हमारे पास 31 तारीख में वाई बैलेंस। पहली बार जहाँ बैलेंस लिखा जाता है उसे कम डाउन लिखते हैं CD, फिर इसे अगले पक्ष में ले जाते हैं, पक्ष बदलते रहते हैं, अगला महीना हो जाता है जनवरी के बाद फरवरी 1 टू बैलेंस BD ब्राउट डाउन, तो वही बैलेंस लिख दिया जाएगा। इसका 900 है तो 900 और इसका 17,945। अब डिस्काउंट जिसकी जितनी आती है, ये डिस्काउंट 35 है तो 35 लिख दिया जाएगा, और इसकी डिस्काउंट 55 है ये, तो 55 ही लिख दिया जाएगा। इसमें कोई बैलेंस नहीं निकाला जाता है। इस तरह क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ। इसको क्वेश्चन को अपने पास लिख करके अपने पास ज़रूर इसको कंप्लीट करें, अपने आप करके देखें, ज़रूर समझ में आएगा। इस तरह ही आपको पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों एक साथ दिखाई दे रहे होंगे, तो इसको अपने पास नोट करना और इसको अपने आप भी करके देखना, ज़रूर आप सीख पाएंगे। एक बार नहीं 2 बार